24 नवंबर 1971 की दोपहर पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज की तरह चहल पहल थी। यात्रियों की भीड़ में एक साधारण सा दिखने वाला मध्यम उम्र का आदमी नजर आता है। हाथ में छोटा सा ब्रीफकेस लिए वह सीधा टिकट काउंटर तक जाता है और सिएटल के लिए वन वे टिकट लेता है। जब उससे नाम पूछा जाता है तब वह कहता है डैन कूपर। किसी ने नहीं सोचा था कि यही नाम आगे चलकर अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानियों में दर्ज होने वाला है। कूपर नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में सवार होता है। विमान में कुल 36 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। कूपर पीछे की आखिरी सीट पर बैठता है, आराम से ड्रिंक ऑर्डर करता है, सिगरेट जलाता है। उस दौर में फ्लाइट में स्मोकिंग मना नहीं थी। सबको लगता है कि यह बस एक आम यात्री है, लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कूपर एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर को एक लिफाफा देता है। वह पहले तो इसे नजरअंदाज कर देती है। तब कूपर कहता है बेहतर होगा इसे पढ़ लो। नोट खोलते ही फ्लोरेंस के होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा था मेरे पास उसकी नजर कूपर के ब्रीफकेस पर जाती है, जिसमें लाल छड़ें और तार साफ दिखाई दे रहे थे। किसी को डराने के लिए ये नजारा काफी था। अब कूपर ने अपनी शर्तें रखी। उसे चाहिए $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और सिएटल पहुंचते ही विमान के लिए एक फ्यूल ट्रक। और धमकी साफ थी, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये विमान हवा में उड़ जाएगा। फ्लोरेंस किसी तरह हिम्मत जुटाकर कॉकपिट में जाती है और पायलट को सब बता देती है। इसके बाद एक और फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो कूपर के पास बैठती है। वही अब कूपर और कॉकपिट क्रू के बीच का जरिया बन जाती है। पीछे लगे फोन से वह लगातार पायलट और ग्राउंड कंट्रोल को जानकारी देती रहती है। उधर ग्राउंड से आदेश आता है कि विमान को सिएटल के ऊपर होल्डिंग पैटर्न पर चक्कर लगाते रहना होगा। लगभग 1.5 घंटे तक फ्लाइट 305 आसमान में गोल गोल घूमती रही। इस बीच जमीन पर पुलिस और फेडरल एजेंसियां तेजी से पैसे और पैराशूट की तैयारी में जुटी थीं। दिलचस्प बात यह थी कि विमान में बैठे ज्यादातर यात्रियों को अब तक कुछ पता ही नहीं था। उन्हें लगा कि शायद मौसम या तकनीकी दिक्कत की वजह से फ्लाइट देर कर रही है, लेकिन असलियत ये थी वो सब अब इतिहास की सबसे रहस्यमयी हाईजैकिंग का हिस्सा बन चुके थे। एक लोकल बैंक से जल्दी जल्दी $20 के 10,000 नोट निकाले गए। वहीं पास के एक स्काईडाइविंग स्कूल से 4 पैराशूट लाए गए। आखिरकार शाम 5:45 पर लगभग 2 घंटे की देरी के बाद विमान सिएटल में उतरा। रात हो चुकी थी और विमान को रनवे से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। वहीं FBI ने फिरौती की रकम और पैराशूट एयर होस्टेस टीना मकलो को सौंपे और उसने सब कूपर तक पहुंचा दिए। इसके बदले कूपर ने सभी यात्रियों और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को जाने दिया। अब विमान में सिर्फ 4 लोग बचे थे, पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और टीना मकलो। इसी दौरान कूपर ने अपनी अगली मंजिल बताई, मैक्सिको सिटी। लेकिन उड़ान के लिए उसकी शर्तें बेहद अजीब थीं। विमान 10,000 फीट से नीचे ही उड़ना चाहिए। लैंडिंग गियर पूरे समय नीचे रहेंगे। फ्लैप्स 15 डिग्री पर सेट होंगे। केबिन की सारी लाइट्स बंद होंगी। और सबसे हैरान करने वाली मांग, विमान के पीछे लगी सीढ़ी उड़ान के दौरान खुली रहे। पायलट ने समझाया कि टेक ऑफ के समय यह मुमकिन नहीं है। आखिरकार तय हुआ कि सीढ़ी टेक ऑफ के बाद खोली जाएगी, मगर एक और मुश्किल थी। इतने कम ऊंचाई और इन सेटिंग्स पर विमान मैक्सिको तक बिना रुके नहीं पहुंच सकता था। काफी चर्चा के बाद निश्चय हुआ कि बीच में ईंधन भरने के लिए रेनो, नेवादा में रुकना होगा। करीब 2 घंटे तक विमान जमीन पर खड़ा रहा और फिर शाम 7:36 पर फ्लाइट 305 ने दोबारा उड़ान भरी। टेक ऑफ के सिर्फ 5 मिनट बाद ही कूपर ने टीना मकलो को आदेश दिया कि वह कॉकपिट में चली जाए और अब बाहर न निकले। अब जहाज के पीछे अकेला बैठा था डैन कूपर, अपनी रहस्यमयी योजना और ब्रीफकेस में छिपे डरावने राज के साथ। टीना मकलो ने कूपर को आखिरी बार उस पल देखा जब वह विमान के बीच वाले हिस्से में खड़ा था, मानो छलांग लगाने की तैयारी कर रहा हो। इसके बाद वह बाकी क्रू के साथ कॉकपिट में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अब जहाज के पीछे क्या हो रहा था किसी को पता नहीं था। करीब 3 घंटे बाद फ्लाइट 305 सुरक्षित रूप से रेनो, नेवादा में उतरी। जैसे ही विमान रुका, क्रू धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां न कूपर था, न उसका ब्रीफकेस और न ही वह जिसकी धमकी उसने दी थी। केवल सन्नाटा था। जांच में साफ हुआ कि उड़ान के दौरान विमान की पिछली सीढ़ी खोली गई थी और लैंडिंग के समय वह क्षतिग्रस्त भी पाई गई। इसका मतलब एक ही था, सिएटल और रेनो के बीच कहीं कूपर ने पैराशूट पहना और रात के अंधेरे में छलांग लगा दी।
जैसे ही यह सच सामने आया, FBI की टीमें तुरंत विमान को घेर लेती हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों के उलट सबूत बेहद कम मिले। पीछे छोड़ा गया था एक काली क्लिप ऑन टाई, 8 सिगरेट के टुकड़े और 4 में से 2 पैराशूट। बाकी सब कुछ फिरौती के $2 लाख, ब्रीफकेस और बाकी 2 पैराशूट कूपर अपने साथ ले गया था। क्रू और यात्रियों से पूछताछ में उसका ब्यौरा सामने आया। एक गोरा आदमी, लगभग 45 साल का, भूरे रंग की आंखें, काले घने बाल, पहने हुए थे डार्क ट्रेंच कोट, गहरा सूट, सफेद शर्ट, काली टाई और काले जूते। उड़ान के दौरान उसने काले सनग्लासेस भी पहन लिए थे। इन्हीं बयानों पर आधारित होकर FBI ने कूपर का पहला स्केच तैयार किया और यहीं से शुरू हुई अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमयी तलाश, एक ऐसी तलाश जो आज तक अधूरी है। FBI के सामने सबसे बड़ा रहस्य यही था, आखिर कूपर ने विमान से छलांग कब लगाई। सुनने में भले ही ये सवाल आसान लगे, लेकिन असल में इतना सीधा नहीं था। न तो किसी क्रू मेंबर ने उसे कूदते देखा और न ही उन फाइटर जेट्स के पायलटों ने जो पूरे रास्ते विमान के साथ उड़ रहे थे। इसकी वजह भी साफ थी, पूरा सफर घने अंधेरे और खराब मौसम में हो रहा था, लेकिन क्रू ने एक छोटा सा सुराग जरूर पकड़ा। रात के करीब 8:05 पर इंटरकॉम से कूपर से आखिरी बार बात हुई। जब उससे पूछा गया क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है, तो उसका ठंडा और छोटा सा जवाब था नहीं। और इसके सिर्फ 10 मिनट बाद विमान में अचानक हल्की सी हलचल हुई, जैसे पीछे से कोई भारी चीज गिर गई हो। तभी सबको शक हुआ कि कूपर छलांग लगा चुका है। बाद में जब इस पल को दोबारा रिक्रिएट किया गया तो शक और भी पक्का हो गया। सबूत यही कह रहे थे कि हाँ, उसी वक्त उसने प्लेन से छलांग लगाई थी। यानी अब रहस्य का पहला हिस्सा साफ हो गया, कूपर ने कब छलांग लगाई। लेकिन अगला सवाल और भी मुश्किल था, आखिर उसने कहाँ छलांग लगाई। कूपर ने प्लेन की ऊंचाई और स्पीड तो साफ साफ बता दी थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि फ्लाइट किस रास्ते से जाएगी। सिएटल में जब ईंधन भरने में देरी हुई तो कैप्टन ने कूपर से पूछा, क्या हम फ्लाइट प्लान बना सकते हैं। कूपर गुस्से में बोला, बस उड़ान शुरू करो। आखिर कैप्टन ने खुद ही रास्ता चुना, जिसका नाम था विक्टर 2-3। बाद में जांच से पता चला कि कूपर ने छलांग लगाई होगी। पोर्टलैंड से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में सुबह होते ही FBI ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और जमीनी टीमों को भेजा गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि भले ही कूपर के कूदने का अनुमानित पॉइंट सही हो, उसका असली लैंडिंग जोन तय करना बेहद कठिन था। खोज का क्षेत्र पहाड़ों और घने जंगलों से ढका हुआ था, जिसे खोजना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। खराब मौसम और कड़ाके की ठंड ने भी हालात और मुश्किल बना दिए। कई दिनों की मेहनत के बावजूद अधिकारियों को कूपर या उसके सामान का कोई भी सुराग नहीं मिला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक जरूर कीजिए और अक्रॉस एयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आते हैं उस पल पर जहां सब कुछ बदलने वाला था। दिसंबर की शुरुआत तक जब कोई प्रगति नहीं हुई तो FBI ने कूपर को दिए गए $2 लाख की फिरौती पर ध्यान केंद्रित किया। ये पैसे सिएटल फर्स्ट नेशनल बैंक से लिए गए थे, जिसने पहले से ही ऐसे मामलों के लिए $2.5 लाख का पैकेज तैयार रखा था। बैंक ने इन $20 के 10,000 नोटों के सीरियल नंबर दर्ज कर रखे थे और उनकी पूरी सूची तुरंत ही बैंकों, सरकारी एजेंसियों और जनता को उपलब्ध करा दी गई। इसका मकसद ये था कि कूपर इन पैसों को आसानी से खर्च न कर पाए। यहाँ तक कि नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस और अखबारों ने भी इन नोटों को खोजने पर इनाम का ऐलान किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद किसी ने भी ऐसा कोई नोट नहीं पाया। और फिर करीब 10 साल बाद 1980 की शुरुआत में ब्रायन इंग्राम नाम का एक छोटा लड़का वॉशिंगटन के एक बीच पर कैंप फायर बना रहा था। रेत खोदते समय उसे $5,880 के 3 बंडल मिले। इन नोटों की हालत काफी खराब थी, लेकिन जब इंग्राम के माता पिता को कूपर की मशहूर स्काई जैकिंग की याद आई तो उन्होंने तुरंत ये पैसे FBI को सौंप दिए। FBI ने जैसे ही नोट चेक किए तो उनके सीरियल नंबर बिल्कुल वही निकले जो फिरौती के पैसों पर थे। सबको लगा कि अब तो राज खुल जाएगा, लेकिन असली सवाल अभी भी वही था। ये पैसे इतने दूर ड्रॉप जोन से टीना बार तक पहुंचे कैसे? अगर नक्शे पर देखें तो लगता है कि शायद कूपर ने हवा में से कुछ पैसे गिरा दिए होंगे। वो पैसे लुइस नदी में गिरे और फिर बहते हुए कोलंबिया नदी के साथ टीना बार तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि कोलंबिया नदी का बहाव तो उल्टी दिशा में जाता है, टीना बार की तरफ बिल्कुल भी नहीं। यही वजह थी कि FBI ने सोचा शायद उन्होंने जो पहला ड्रॉप जोन तय किया था वो गलत था।
लेकिन फिर वही सवाल, 3 अलग अलग बंडल एक ही जगह एक ही बीच पर कैसे मिले? इसे महज इत्तफाक मानना मुश्किल था और कंफ्यूजन तब और बढ़ गया जब पता चला कि सन 1974 में टीना बार पर ड्रेजिंग ऑपरेशन हुआ था। उस दौरान नदी की गहराई से मिट्टी निकाली गई थी और बीच पर डाल दी गई थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पैसे उस मिट्टी के ऊपर मिले, यानी वो 1974 के बाद वहां आए। आखिरकार असली राज आज तक वही है, ये पैसे टीना बार पर कब और कैसे पहुंचे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब इनग्राम ने बंडल निकाले तो नोटों पर लगी रबर बैंड अभी भी ठीक थी। ये सबसे अजीब बात थी क्योंकि सन 2009 में किए गए एक टेस्ट से साबित हुआ था कि ऐसी रबर बैंड खुले माहौल या पानी में ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही बच सकती है। तो फिर इतने साल तक वो सही सलामत कैसे रहीं? क्या किसी ने जानबूझकर वो पैसे वहां दबाए थे या फिर ये किसी चमत्कार से हुआ? अब सवाल उठता है, क्या कूपर जिंदा बच गया और उसने खुद पैसे दबाए, या फिर कोई और शख्स वहां आया और कूपर के सामान या उसकी लाश के पास से पैसे पाकर उन्हें गाड़ गया? अगर ये काम इंसान ने नहीं किया तो फिर इतने सालों की जांच के बाद भी कोई पक्का जवाब क्यों नहीं मिला? ये सचमुच रहस्य के अंदर एक और रहस्य बन गया। सन 1980 में इनग्राम की खोज के बाद FBI और कई टीमों ने टीना बार और वाशुगल नदी के इलाके को बार बार खंगाला, लेकिन न तो कूपर का कोई निशान मिला और न ही बाकी के पैसे। बहुत से लोग शुरू से मानते थे कि कूपर उस खतरनाक छलांग में बच ही नहीं पाया। ये अंत भले ही उतना रोमांचक न लगे, लेकिन सच हमेशा कहानी जितना दिलचस्प नहीं होता। जब कूपर ने छलांग लगाई तब फ्लाइट 305 तेज बारिश और तूफानी हवाओं में करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर 170 नॉट्स की रफ्तार से उड़ रही थी। हवा इतनी तेज थी कि सीढ़ियों पर लगा एक साइन बोर्ड तक उड़कर नीचे गिर गया। बाद में वो साइन ठीक फ्लाइट पाथ के नीचे से मिला। और जहां तक कूपर की ड्रेस का सवाल है तो सच कहें वो उस मौसम और हालात के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। जब कूपर ने छलांग लगाई उस वक्त जमीन पूरी तरह बादलों से ढकी हुई थी। उसे अंदाजा ही नहीं रहा होगा कि वो कहां उतर रहा है। ऊपर से उसका पैराशूट नॉन स्टेरेबल था, मतलब चाहे जितनी कोशिश कर लो दिशा बदलना मुमकिन नहीं। इसका मतलब साफ है कि किसी साथी से जमीन पर मिल पाना लगभग नामुमकिन था। अब पैराशूट्स की कहानी देखिए। कूपर ने 2 मुख्य और 2 रिजर्व पैराशूट मांगे। FBI को शक हुआ कि वो किसी यात्री को बंधक बनाकर कूदने की कोशिश कर सकता है। इसी डर से उन्होंने पैराशूट से छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन गलती से उन्होंने एक डमी पैराशूट भी भेज दिया जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। और मजेदार बात ये रही कि कूपर ने वही उठा लिया। उसका चुनाव भी अजीब था। उसने नया और अच्छा पैराशूट छोड़ दिया और पुराना घटिया वाला चुन लिया। इस वजह से कुछ लोगों का मानना है कि शायद वो उतना प्रोफेशनल नहीं था। लेकिन एक और थ्योरी है, शायद उसने वही पैराशूट चुना जिससे वो सबसे ज्यादा परिचित था। उसने नया सिविलियन पैराशूट छोड़कर पुराना मिलिट्री वाला लिया। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो पहले पैराट्रूपर रहा हो और ऐसे ही पैराशूट ट्रेनिंग में इस्तेमाल करता रहा हो। उसकी मिलिट्री जानकारी और भी जगह दिखती है। जब फ्लाइट सिएटल के पास चक्कर लगा रही थी तब उसने कहा, मैककॉर्ड एयरफोर्स बेस यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है, और उसका अनुमान बिल्कुल सही निकला। इतनी सटीक जानकारी किसी आम आदमी को नहीं हो सकती। यहीं से ये शक भी पैदा होता है कि कूपर का CIA से कोई रिश्ता रहा हो। वजह, जिस विमान बोइंग 727 को उसने चुना वही CIA वियतनाम युद्ध के दौरान एजेंट्स और सामान गिराने के लिए इस्तेमाल करती थी। इसके पीछे का सीढ़ी नुमा दरवाजा पैराशूट से कूदने के लिए परफेक्ट था। यानी बोइंग 727 का चुनाव शायद पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था, लेकिन एयरलाइन का चुनाव इत्तेफाक था। जब एयर होस्टेस टीना मकलो ने पूछा कि उसने उनकी एयरलाइन ही क्यों चुनी तो कूपर मुस्कुराकर बोला, ये इसलिए नहीं कि मुझे आपकी एयरलाइन से कोई शिकायत है, बल्कि इसलिए कि मुझे शिकायत है। उसने आगे कहा कि फ्लाइट 305 सही समय पर सही जगह पर थी, लेकिन सारी चालाकियों के बावजूद उसके प्लान में बड़ी खामियां थीं। जैसे उसने सही गियर जैसे बूट्स या हेलमेट तक नहीं मांगे। फिरौती भी उसने $20 वाले छोटे नोटों में ली। अब अगर वही रकम $100 के बड़े नोटों में होती तो बंडल छोटा और हल्का रहता, जिसे ले जाना आसान था। लेकिन छोटे नोटों की वजह से वही रकम मोटी गड्ढियों में बदल गई और बोझ और बढ़ गया। अब सोचिए, नवंबर की ठंडी रात, बर्फ से ढका जंगल और सिर्फ पैंट और शर्ट पहनकर कूदना, ये किसी सोची समझी योजना से ज्यादा बस भाग्य पर छोड़ी गई छलांग लगती है। हैरानी की बात यह है कि इतनी जांच पड़ताल और सारी खामियों के बावजूद कभी कोई ऐसा गुमशुदा शख्स सामने नहीं आया जो कूपर के हुलिये से मेल खाता हो। तो क्या सचमुच वो बच निकला और फिर चुपचाप अपनी जिंदगी में लौट गया? इतिहास में और भी कई हाईजैकर्स ने ऐसे कारनामे किए हैं और उनमें से कई जिंदा भी बचे, भले बाद में पकड़े गए
हों। और आखिर में शायद सबसे सरल जवाब यही है कि टीना बार पर मिले नोटों के बंडल वहां हवा या पानी से नहीं पहुंचे, बल्कि किसी ने जानबूझकर वहां रखे। यहीं से सच और शक के बीच की लकीर मिटने लगती है, क्योंकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि कूपर की मौत हुई थी। इसीलिए ये संभावना और भी मजबूत हो जाती है कि शायद वह सच में बच निकला। जब तक मीडिया को इस हाईजैकिंग की खबर मिली, तब तक एफबीआई ने पहले ही कुछ संदिग्ध लोगों की जांच शुरू कर दी थी। उस समय पुलिस ने एक शख्स को शक के घेरे में लिया, जिसका नाम डीबी कूपर था। जांच के बाद पता चला कि वो आदमी बिल्कुल बेगुनाह है और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। असली हाईजैकर ने अपना नाम टिकट पर डैन कूपर लिखा था, लेकिन मीडिया प्रेस ने गलती से उस निर्दोष आदमी का नाम उठा लिया और डीबी कूपर लिख दिया। अब ये नाम अखबारों और न्यूज में हर जगह फैल गया। लोग उसी गलत नाम से उसे बुलाने लगे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे डैन कूपर का नाम गायब हो गया और गलत नाम डीबी कूपर ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया। यानी असली नाम चाहे डैन कूपर, वो भी शायद नकली रहा हो, लेकिन पॉप कल्चर और इतिहास में यह रहस्यमयी हाईजैकर हमेशा के लिए डीबी कूपर के नाम से मशहूर हो गया। नाम की इस गलती ने भले ही रहस्य को और गहराई दी हो, लेकिन असली पेच तो तब शुरू हुआ जब शक की सुई अलग अलग लोगों पर टिकने लगी। लगभग 50 साल बीत चुके हैं उस मशहूर हाईजैकिंग को हुए। इन दशकों में हजारों संदिग्धों से पूछताछ की गई, अनगिनत सुरागों का पीछा किया गया, लेकिन रहस्य अब भी जस का तस है। फिर भी कुछ नाम ऐसे थे जिन्होंने इस रहस्य की गुत्थी को और उलझा दिया। सबसे पहले नाम आया रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ, आर्मी पैराट्रूपर, हेलीकॉप्टर पायलट, विस्फोटों का एक्सपर्ट और आपराधिक रिकॉर्ड से भरा अतीत। जब उनसे पूछा गया, क्या आप डीबी कूपर हैं, तो उसका जवाब था, मैं हो सकता था। ये रहस्यमय जवाब लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा गया, लेकिन उसकी उम्र और आंखों के रंग जैसी बातें गवाही से मेल नहीं खाती थी। दूसरा बड़ा नाम आया केनेथ क्रिश्चियनसन का। वर्ल्ड वॉर में पैराट्रूपर, एयरलाइन में मैकेनिक और फ्लाइट अटेंडेंट, उसे जहाज की पूरी जानकारी थी। गवाहों के अनुसार कूपर भी लेफ्ट हैंडेड था। उसने ब्रीफकेस हमेशा बाएं हाथ से थामा था और उसकी टाई पर लगा क्लिप भी बाईं ओर से लगाया गया था। लेकिन सबसे रहस्यमय बात उसकी मौत से जुड़ी थी। 1994 में अपनी अंतिम सांसें लेने से पहले उन्होंने अपने भाई से कहा था, तुम्हें कुछ जानना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बता सकता। ये वाक्य रहस्य को और गहरा कर गया, जैसे मानो सच उनके होठों तक आया और फिर हमेशा के लिए दफन हो गया। क्रिश्चियनसन के बाद भी रहस्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि हर नए संदिग्ध ने कहानी को और उलझा दिया। यही तो डीबी कूपर केस की सबसे बड़ी दिक्कत है। हर सुराग आधा अधूरा और हर शक नया सवाल खड़ा करता है। जैसे उस समय मिले 8 सिगरेट बट्स डीएनए का राज खोल सकते थे, मगर वे सबूत हमेशा के लिए खो गए। असली दिक्कत यही है कि सबूत बहुत कम है और जितने भी संदिग्ध सामने आए वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। कुछ की शक्ल स्केच से मेल खाती थी, कुछ का बैकग्राउंड फिट बैठता था, लेकिन किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सका। यही वजह है कि सवाल अब भी बाकी हैं। क्या कूपर सच में 40 से 45 साल का था, या बस अपनी उम्र से बड़ा दिखता था? क्या उसका मिलिट्री बैकग्राउंड था? और आखिर उन स्केचों में से कौन सा सबसे असली शक्ल के करीब है? आखिरकार 2016 में एफबीआई ने मान लिया कि इस केस को अब सुलझाना लगभग नामुमकिन है और उन्होंने इसे बंद कर दिया। अब सिर्फ 2 ही उम्मीदें बची हैं, या तो कभी कूपर की लाश मिले या फिर बचे हुए पैसों का कोई सुराग हाथ लगे, वरना यह रहस्य शायद कभी न सुलझे। और यही अनिश्चितता डीबी कूपर की कहानी को और भी रोमांचक बना देती है, क्योंकि जब तक यह संभावना बाकी है कि वह बच निकला था, तब तक यह रहस्य जिंदा रहेगा। अगर यह घटना आपको सोचने पर मजबूर कर गई, तो अगला वीडियो जरूर देखिए, जब एमिरेट्स फ्लाइट 407 मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गई। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और मैं आपसे 1 सेकंड बाद वहीं मिलूंगा।